सभी को नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय द्वारा सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश दिशा निर्देशिका जारी कर दी गई है। साथ ही प्रवेश की सूचना भी जारी हो गई है। कक्षा बाल वाटिका 1, 2 एवं 3 तथा कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, जिसके लिए तिथियां हैं 20 मार्च से 2 अप्रैल। शेष कक्षाओं में यदि सीट रिक्त हैं कक्षा 11 के अतिरिक्त, तो 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किए जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे स्कूल चयन करने हैं, क्या क्या दस्तावेज हमें जमा करने होंगे और यदि संशोधन करना है तो कैसे करें। बाल वाटिका और कक्षा 1 के लिए जो आयु निर्धारित की गई हैं वह आप देख लें। कक्षा बाल वाटिका 1, 2 और 3 के लिए क्रमशः न्यूनतम आयु 3, 4 और 5 वर्ष है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 को की जाएगी। कक्षा 1 के लिए 6 से 8 वर्ष के बच्चे पात्र हैं। इसके बाद आप समझ लें कि यहाँ आवेदन प्रक्रिया जो है 2 चरणों में होगी, पंजीकरण और उसके बाद एप्लीकेशन को सबमिट करना, जमा करना। ये दोनों चरण पूर्ण होने पे ही आपका आवेदन जमा माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक हैं, नोट कर लें। मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास वैलिड, ईमेल आईडी, बच्चे का फ़ोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, और यदि बच्चा स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करता है, कोई डिसेबिलिटी है, CWSN चाइल्ड है, तो उसका जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। सभी दस्तावेज 200 KB से अधिक साइज़ के न हों, इसलिए उन्हें रीसाइज कर लें। लिंक है admission.kvs.gov.in। इस लिंक पर जाकर हम सबसे पहले दिशा निर्देशों को पढ़ लेंगे और यह सुनिश्चित कर लेंगे कि हमने इन्हें ढंग से पढ़ लिया है, समझ लिया है। उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले बच्चे का विवरण भरेंगे। बच्चा किस कक्षा में हम प्रवेश दिलाना चाहते हैं बच्चे को, कक्षा का चयन करेंगे। फिर बच्चे का पूरा नाम, पहले फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम और लास्ट नेम। यदि बच्चे का केवल नाम फर्स्ट नेम ही है तो फर्स्ट नेम ही भरते हैं आप। मिडिल और सरनेम मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि नाम में हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सक्षम चौधरी, तो सरनेम में चौधरी लिखा है। इसके बाद क्या बच्चा दिव्यांग श्रेणी से है तो हाँ या ना चयन करें, और फिर जन्म तिथि। यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ का ब्रैकेट दिया गया है, उसी ब्रैकेट में यदि रेंज में यदि बच्चा पैदा हुआ है, उसकी जन्म तिथि है, तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। इसलिए जन्म तिथि पहले अवश्य सुनिश्चित कर लें कि बच्चा एज के अकॉर्डिंग कक्षा के लिए पात्र है कि नहीं। इसके बाद यदि आप या बच्चे की माता कोई भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी हैं तो हाँ का चयन करें, अन्यथा ना। नियमित कर्मचारियों की यहाँ बात की जा रही है, जो KVS के नियमित कर्मचारी हैं। संविदा कर्मियों को यहाँ नहीं गिना जाएगा। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दर्ज कर आप कैप्चा कोड भरेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे और एक OTP आपके मोबाइल पे प्राप्त होगा। दिए गए स्थान में आप मोबाइल पर प्राप्त OTP भरेंगे और कैप्चा कोड भरने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। ध्यान रहे कि यही मोबाइल नंबर आगे सभी सूचनाओं के लिए काम आएगा, इसलिए वैलिड मोबाइल नंबर ही आप दें यहाँ पर और वेरीफाई पे यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का एक संदेश आपको दिख जाएगा पॉपअप के रूप में, और इसके बाद आप लॉगिन के लिए सबसे पहले जो लॉगिन कोड आपको मोबाइल पर अब प्राप्त हो गया है वो भरेंगे। यह सुनिश्चित करें कि यह लॉगिन कोड आपके पास हमेशा रहे जब तक कि आप पूरा आवेदन जमा नहीं कर देते हैं।
आपके पास लॉगिन कोड रहना चाहिए। बच्चे की जन्म तिथि का चयन करेंगे पुनः, जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरी थी। मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और फिर कैप्चा कोड। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आशा करता हूँ आप इसे पूरा देखेंगे और समझेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही लॉगिन हो जाएगा और अब हम एक एक करके जो इसका 8 चरण है वो पूरा करेंगे। सबसे पहले बच्चे का विवरण है, तो बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसका नंबर यहाँ दर्ज करेंगे, उसका क्रमांक। बच्चे का यदि आधार नंबर है तो अगले कॉलम में ज़रूर भरें, यदि नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, ये वैकल्पिक है। फ़िलहाल सलाह दी जाती है कि बच्चे का आधार बनवा लें। इसके बाद मातृभाषा का चयन करेंगे और फिर क्या केवीएस कर्मचारी के पुत्र या पुत्री हैं, ये हमने पहले ना कर दिया है। ब्लड ग्रुप का चयन होगा, मातृभाषा हमने हिंदी चयन कर दी। यहाँ पर किस श्रेणी से हैं उसका चयन करेंगे। जनरल श्रेणी सिलेक्ट करते हैं तो पुनः 3 ऑप्शन हमारे पास रहेंगे। ओबीसी से हैं तो 2 ऑप्शन होंगे, क्रीमी लेयर अथवा नॉन क्रीमी लेयर। और इसी प्रकार एससी या एसटी हैं तो 3 चीज़ें आपको भरनी होंगी: प्रमाण पत्र का क्रमांक, जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, विवरण और साथ में उस प्रमाण पत्र की तिथि। यहाँ मैं जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ और साथ में डू नॉट बिलोंग टू बीपीएल ईडब्ल्यूएस इसका चयन किया है मैंने और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। इसके बाद पेरेंट्स डिटेल सबसे पहले पूछा जाता है कि क्या सिंगल पेरेंट हैं। यदि सिंगल पेरेंट हैं तो हाँ करें अथवा ना। और उसके बाद माता का विवरण मांगा जाता है। यदि स्वर्गीय हैं तो ही लेट शब्द का चयन करें, अन्यथा मिसेज। और इसी तरह से पिता में मिस्टर का चयन करेंगे। माँ का नाम भरेंगे, राष्ट्रीयता का चयन करेंगे, किस देश में रह रहे हैं अभी, और राज्य का नाम। इसके बाद शहर और पूरा पता आपके पास जो भी प्रमाण है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, उसके अनुरूप ही यहाँ भरें और सुनिश्चित कर लें कि आप इसी पते पर रह रहे हैं। इसके बाद पिन कोड दर्ज करें। क्या आप चाहते हैं कि यही पता पिता के पते के रूप में भी भरा जाए तो हाँ कर दें। यदि पिता अलग किसी पते पर निवास कर रहे हैं तो आप ना करेंगे और फिर नीचे विवरण रहेगा, ऑप्शन रहेगा आपके पास, विकल्प रहेगा जहाँ पिता का पता अलग से भर सकते हैं। अभी मैंने हाँ कर दिया है। दैट मीन्स बोथ द पेरेंट्स, द मदर एंड द फादर, दे आर रिसाइडिंग एट द सेम प्लेस। तो जो माँ का पता है वही अपने आप नीचे पिता के पते में आ जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भरेंगे और पिता की जो उच्चतम योग्यता है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, वी विल सेलेक्ट दैट ऑप्शन। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन से हम उनकी योग्यता का चयन कर लेंगे। और उसके बाद क्या पिता माता राजकीय कर्मचारी हैं तो हाँ, ये मैंने किया है। कर्मचारी हैं तो यहाँ का चयन करें और किस व्यवसाय से हैं, वो कौन से डिपार्टमेंट से हैं या व्यवसाय हम भरेंगे। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम भरने के बाद उनका डेजिग्नेशन यानी पदनाम, किस समूह से वो बिलोंग करते हैं और उनकी वार्षिक आय कितनी है। ये सब भरने के बाद पुनः पिता के विवरण में भी हम एक एक करके उनका नाम, राष्ट्रीयता, राज्य का नाम, शहर का नाम, पता, ये सब ऊपर भर दिया हमने और हाँ कर दिया था, इसलिए स्वतः ही भरा हुआ है। इसके बाद नीचे उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दर्ज करेंगे और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। मोबाइल नंबर आप
दूसरा नंबर भी दे सकते हैं। आप चाहें तो वही नंबर जो आपने पहले दर्ज किया है, यदि एक ही नंबर देना चाहते हैं तो एक ही नंबर दें। और उनकी उच्चतम योग्यता के साथ क्या वो भी राजकीय सेवा में हैं, यदि हाँ तो आप हाँ पे यस पे सेलेक्ट करेंगे। और कौन सा ऑक्यूपेशन व्यवसाय है उनका, केंद्रीय कर्मचारी हैं, ऑटोनमस बॉडी से हैं, राज्य कार्मिक हैं, किसी विभाग से हैं, वो आप चयन करेंगे। संस्था का नाम लिखेंगे और फिर पद नाम। फिर कर्मचारी समूह यानी एम्प्लॉय ग्रुप का चयन होगा और उसके बाद वार्षिक आय। ये वही प्रक्रिया है जो हमने माता के विवरण में अपनाई थी। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही सबसे पहले अब पूछा जाएगा बच्चे के यदि भाई बहन हैं और स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनका विवरण। तो यहाँ पर हम उनका विवरण देना चाहें तो दे सकते हैं। ऐड डिटेल्स पे क्लिक कर हम उनका विवरण यहाँ भरेंगे। क्या क्या विवरण मांगा जाता है आइए देखते हैं। बच्चे का नाम यानी बच्चे के जो भाई या बहन है उनका नाम, लिंग, जन्म तिथि, पढ़ रहे हैं कि नहीं, यदि हाँ तो किस कक्षा में, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, उसका विवरण देना होगा। एक से अधिक बच्चे हैं तो ऐड डिटेल्स पे आप क्लिक करके कर सकते हैं और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण एक और आता है, वह है स्कूलों का चयन। 3 स्कूल आप अधिकतम चुन सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं वहाँ के बार। यह सुनिश्चित करें कि सबसे निकटतम स्कूल जो है वह पहली प्राथमिकता हो, आपकी फर्स्ट चॉइस हो। और आपके लिए अधिकतम 3 स्कूल भरने का विकल्प है। आप चाहें तो केवल 1 स्कूल भी भर सकते हैं। यह भी सुनिश्चित कर लें कि जिस स्कूल का आप चयन कर रहे हैं वह आपके जो दिया गया पता है उसके समीप हो। बहुत दूरी होने पर निश्चित रूप से आप वहाँ बच्चे को भेज नहीं पाएंगे, असुविधा होगी। ये निर्णय आपको करना होगा, इसलिए आवेदन करते समय सुनिश्चित कर लें। राज्य का चयन करेंगे हम पहले, उसके बाद विद्यालय का चयन करेंगे। स्पॉन्सरिंग एजेंसी अपने आप दिखाएगा और आपने जो आवास का पता दिया है उससे दूरी कितनी है। ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से कम या अधिक 2 ऑप्शन रहेंगे हमारे पास। शहरी क्षेत्र का यदि स्कूल है तो 5 किलोमीटर से कम या अधिक, ये 2 ऑप्शन रहेंगे। और अब आप किस के आधार पर यानी माता या पिता की सेवा श्रेणी के आधार पर प्रवेश का लाभ लेना चाहते हैं वो उसका चयन करेंगे। यहाँ मैंने माता का चयन कर दिया है। माता एक राज्य कार्मिक है, इसलिए कैटेगरी 3 का चयन हो गया है। उनका यदि स्थानांतरण हुआ है पिछले 7 वर्ष के दौरान तो हाँ पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट चॉइस पर यानी दूसरी चॉइस भरेंगे विद्यालय के लिए। तो एक विद्यालय हमने भर दिया है, पुनः वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। पहले राज्य का चयन होगा और फिर विद्यालय का, और साथ ही हमें दूसरा जो स्कूल है उससे भी जो पता हमने दिया है उससे दूरी कितनी है, यहाँ पर पुनः हमें दूरी दर्ज करनी होगी। यहाँ मैं एक स्कूल सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी और स्पॉन्सरिंग एजेंसी यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है स्कूल की। पुनः दूरी भरी हमने और इसके आधार पर माता या पिता के आधार पर आप प्रवेश का लाभ लेना चाहते हैं वो चयन करेंगे और थर्ड चॉइस पर जाएंगे। तीसरा विकल्प राज्य और स्कूल का चयन उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए किया जाएगा। यहाँ मैंने तीसरा स्कूल चुन लिया है। और यह डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र में है। स्कूल से दूरी पुनः देनी होगी, घर से और स्कूल की दूरी। और इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार आपने 3 विद्यालयों का चयन कर लिया है। अब हमने लिखा था कि हाँ माता का स्थानांतरण हुआ है, तो यहाँ पर अब उनका विवरण देना होगा, स्थानांतरण का ब्यौरा।
7 साल के दौरान जितने भी स्थानांतरण हुए हैं उनका ब्यौरा हमें देना होगा। सबसे पहले किस कार्यालय में माता या पिता जिनका विवरण हम दे रहे हैं वो कार्यरत थे, उनका स्थान कौन सा था, कब से कब तक वो रहे, कहाँ उनका स्थानांतरण हुआ, किस कार्यालय में और किस स्थान पर, और उसके बाद दोनों कार्यालयों के बीच दूरी कितनी थी। ऊपर ये भी पूछा गया है कि पीरियड ऑफ स्टे यानी ठहरने की अवधि दिनों में कितनी थी। यह हम दूरी भर देंगे दोनों कार्यालयों के बीच की, और जो स्थानांतरण आदेश है उसका क्रमांक भरेंगे, उसकी संख्या भरेंगे। एक से अधिक स्थानांतरण हुए तो ऐड पे क्लिक कर दूसरा हम ब्यौरा भरेंगे। ये आ गया। यदि हम सुधारना चाहते हैं एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, हटाना चाहें तो डिलीट पर, नहीं तो अन्य सेव एंड कंटिन्यू पर आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद बच्चे की फ़ोटो और बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है वह हमें अपलोड करना होगा। फ़ोटो जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। 200 KB अधिकतम साइज़ रखी गई है। चूज़ फाइल पे क्लिक करें और फ़ोटो चयन कर अपलोड पे क्लिक करें। अब बर्थ सर्टिफिकेट यह है PDF फॉर्मेट में हो तो बेहतर है। 200 KB अधिकतम साइज़, इसे भी अपलोड कर देंगे। और सुनिश्चित कर लें कि जो भी दस्तावेज आपके पास हैं वो उपलब्ध हों, ताकि यदि बच्चे का चयन होता है प्रवेश के लिए तो आप यह दस्तावेज विद्यालय में प्रस्तुत कर सकें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और अब एक बार पुनः आपका आवेदन जो भरा अब तक वह आपके प्रीव्यू के लिए आपके सामने है। आप उसको एक बार पूरा देख सकते हैं। यदि कोई त्रुटि है तो आप नोट कर लें। कैसे उसमें सुधार होगा वो हम आगे देखेंगे। पहले आप सुनिश्चित कर लें कि जो आपने ब्यौरा यहाँ भरा है वह सही है। माता का विवरण, पिता का विवरण, विद्यालय का जो चयन किया आपने उनका विवरण, और जो ट्रांसफ़र हुए हैं उसका ब्यौरा है, बच्चे का जो फ़ोटो अपलोड किया वो, और जो प्रमाण पत्र आपने अपलोड किया बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे यदि आप संतुष्ट हैं तो। और फिर एक घोषणा दी गई है कि आपने सभी नियम शर्तें पढ़ लिए हैं और आपने एक से अधिक आवेदन नहीं किया है। यदि आप एक से अधिक आवेदन करते हैं तो बच्चे का जो प्रवेश है उसके लिए उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और सारी जानकारी जो आपने भरी है वो बिल्कुल सही है। चेक बॉक्स पे आप टिक करेंगे एंड प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, पुष्टि के लिए आगे बढ़ेंगे। एक OTP आपके मोबाइल पर आएगा। दिए गए स्थान में OTP भरेंगे और कैप्चा कोड। फिर वेरीफाई एंड सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे और आपका आवेदन जमा हो जाएगा। लॉगिन कोड, आपके एप्लीकेशन सबमिशन कोड यहाँ दर्शाया गया है। इसका एक संदेश भी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगा जिसमें आपका एप्लीकेशन का सबमिशन कोड दिया गया है। आप उसको प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक कर आप प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने के बाद यदि आपको महसूस हुआ कि कुछ गलतियां रह गई हैं या आपका मानस बदल गया, आप विद्यालय बदलना चाहते हैं या आवेदन को निरस्त करना चाहते हैं, और या फिर आप चाहते हैं कि नया आवेदन करें, तो क्या प्रक्रिया है आइए अब समझते हैं। इसके लिए आप दोबारा नई एप्लीकेशन नहीं भरेंगे, इसी एप्लीकेशन को कैंसिल करने की प्रक्रिया अपनाएंगे। तो कैंसिल एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करेंगे और पुष्टि करेंगे कि हाँ आप आवेदन निरस्त करना चाहते हैं। इसके बाद आपके पास पुष्टि के लिए, वेरिफिकेशन के लिए एक कोड आएगा। पुनः OTP भरेंगे आप और कैप्चा कोड के बाद वेरीफाई एंड कैंसिल एप्लीकेशन यहाँ क्लिक करेंगे।
क्लिक करते ही आपका आवेदन निरस्त हो गया, इसकी सूचना आपके मोबाइल पर भी आ जाएगी और यहाँ दर्शाई गई है। अब आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर पुनः अपने आवेदन में पहुँच जाएंगे और पुनः एक एक ब्यौरा सही करते हुए दोबारा आप अपना आवेदन जमा करेंगे। इस प्रकार आपको दोबारा आवेदन नया भरने की आवश्यकता नहीं है, पुराने आवेदन को ही कैंसिल कर आप इसे पुनः संशोधित रूप में जमा कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।